इस क्वेश्चन का आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बताना है। जिसके पास जीओसी का मॉड्यूल नहीं है वो सेंटर से कलेक्ट करो। मेरे पास एक्चुअली में पीडीएफ फॉर्म में है नहीं। क्या आंसर आ रहा है? अधिकतर भाव्य का तो सही है, बाकी उत्कर्ष बेटा तुम ठीक करो, तुम्हारा थोड़ा सा गलत लग रहा है। किसका किसका सबसे पहले, आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर आपको पता करना है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ईशान का भी ठीक है। इसका मतलब है आपको ये चेक करना है किसका प्लस एम ज्यादा होगा। करेक्ट। तो ये भी क्या है, प्लस एम। ये भी क्या है, प्लस एम। ये भी क्या है, प्लस एम। इसके पास लोन पेयर है। क्या इसका कुछ होगा? प्लस एम ये होगा नहीं, क्योंकि इसके पास कोई रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बन रही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज गया भी तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस। ये इधर पॉजिटिव चार्ज ये इस तरीके से रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इधर तो रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास प्लस एम। अब इन तीन में से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? ओ माइनस का। तो ये सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो फोर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्लस एम। क्योंकि नेगेटिव चार्ज मैंने बोला था, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल के सामने नेगेटिव चार्ज हमेशा ज्यादा देगा, तो प्लस फोर का सबसे ज्यादा। देन क्या होगा, इन दोनों में किसका ज्यादा, इन देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा, देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, इसका ऊपर। मतलब देने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, इसकी। तो फर्स्ट देन थ्री देन टू। आ गया क्या समझ में सभी को? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ resonating स्ट्रक्चर। अब हम लोग ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, यदि आपके एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये आपको पता करना है। ओके। तो इसमें पहला रूल है, द रेजोनेटिंग। और हमेशा याद रखना बेटा, ये जो रूल है, ठीक है, इन रूल को ऑर्डर में ही लगाना है। मतलब जो पहले है वो पहले, जो पहले आया उसको हमेशा पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रूल लगाएंगे उसके नीचे वाला। मतलब द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। मतलब यदि एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, चार्ज ही ना हो, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसके ऊपर चार्ज है, इज मोर स्टेबल। जैसे
आपके पास सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है CH2 CH डबल बॉन्ड। अभी यदि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, बीच में डबल बॉन्ड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इधर माइनस। अब इन दोनों में आपसे पूछा जाए यदि ये आपका फर्स्ट है ये आपका सेकंड, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सिंपल वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आएगा समझ में, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन, पहला रूल समझ में आया। यदि आपसे ऐसा कुछ बोला जाए, ऐसा कुछ है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल, जिसमें कुछ भी चार्ज नहीं है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। नोट करो इसको। डन। अब देखते हैं जरा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, द resonating structure, the resonating structure with more number of pi bonds is more stable। वो कंपाउंड जिसमें क्या होगा बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यदि सपोज आपसे ऐसा कुछ दिखा जाए, इन दोनों में बेटा एक तो वैसे कर सकते हो फर्स्ट रूल से भी कि इसमें क्या है, चार्ज है, इसमें क्या है, नॉन चार्ज है, तो क्या होगा, नॉन नॉन चार्ज वाला क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। या इस वाले से भी कर सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो क्या होगा,
सॉरी इधर भी पाई बॉन्ड है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल है। तो दोनों दोनों से क्या करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब देखते हैं जरा थर्ड रूल। थर्ड क्या बोलता है, नेगेटिव चार्ज ऑन negative charge on negative charge on negative charge on more electronegative negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom are more stable negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom are more stable। ठीक है, यदि सपोज ऐसा कुछ है CH3CO, इसके ऊपर माइनस है और रेजोनेंस होगा तो कैसा दिखेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसे जाएगा, तो CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH3। ये सपोज फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है। तो इसको देखो जरा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज बेटा इधर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर है, इसमें क्या कार्बन के ऊपर। तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही क्या होगा, मोर स्टेबल। तो इसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। आ गया क्या समझ में, बोलो। Yes, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये थर्ड पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। बेटा थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या आपको ये तो पता है सभी को कि यदि नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ सोचना है कि यदि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड, यदि इसके ऊपर ज्यादा स्टेबल तो ये स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। क्लियर? यस सर। ओके। अब देखते हैं हम लोग जरा फोर्थ। लिख लिया था सभी ने थर्ड रूल। फोर्थ रूल है स्ट्रक्चर विथ complete octet of each atom structure with complete octet of each atom is more stable। ओके, यदि सपोज ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना, यदि एक कंपाउंड कुछ ये है
इधर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कुछ एक ये बना के दिया, ठीक है। अब ये सपोज फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है। इसमें क्या बोला गया कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यदि किसी स्ट्रक्चर में यदि किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कम स्टेबल होगा। ओके, अब स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि क्या बेटा इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, तो टोटल इसने कितने बॉन्ड बनाए अभी 3, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। और बाकी सारे एटम का तो कंप्लीट होगा। अब जरा चेक करो, इन सब का तो कंप्लीट होगा, सीएल का चेक करो। सीएल पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, करेक्ट। तो इसने 1 2 3 4 और 4 बॉन्ड बनाए, तो क्या सीएल का ऑक्टेट कंप्लीट है? मतलब इस मॉलिक्यूल में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब समझ में आता है ना सभी को? सबको क्या करना है, उस एटम में देखना है क्या उसने 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है या नहीं, उसके आउटर मोस्ट शेल में है या नहीं। तो यदि देखोगे तो इसने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं और इसके पास कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इन सब में सारे एटम के पास कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोलूंगा, इस एटम में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सेकंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। जैसे सपोज ये आ जाए कुछ, ठीक है, ये बना के दिया आपको और एक ये है, ठीक है। तो ये इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें देखोगे बेटा तो अभी कार्बन ने सिर्फ कितने बनाए, 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें क्या ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना 6 2 8, इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें ये सेकंड यदि ये फर्स्ट, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर सिर्फ कार्बन का ही ऑक्टेट कंपेयर करते हैं क्या? बेटा जिसका हो सकता है, अब इसका तो हमें पता है 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, करेक्ट। इसमें पॉजिटिव है, इसमें ही तो डिफिशियंसी आया, इसमें डिफिशियंसी आया, तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। इस ऑक्सीजन भी तो चेक कर रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नाइट्रोजन में ही चेक कर रहे हैं या कार्बन में ही चेक कर रहे हैं। चेक तो कर रहा हूँ, बट कार्बन में जनरली यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही है। और सर ऑक्सीजन के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन के यदि काउंट कर लो, काउंट करना तो आता है ना, काउंट कर लो, बट नॉर्मली ऑक्सीजन का यदि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता है नॉर्मली। बट इसको कोई रूल नहीं बना लेगा, जिसमें जो सिखा रहा हूँ चेक करना वैसे चेक करो, हर एक एटम का चेक करो। बट धीरे धीरे जब आपको आइडिया लग जाएगा तो सिर्फ आप क्या करोगे, उसी का चेक करोगे जिसका इनकम्प्लीट हो सकता है। अब जो नॉर्मली बेटा चारों बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका क्यों ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा? ओके, ओके सर, थैंक यू सर। नोट करो इसको। सर इससे पहले आप पिछले 2 पेज दिखाएंगे क्या एक बार प्लीज? क्या लिखा नहीं तुमने? हाँ सर, लिख नहीं पाया मैं। बस लो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके पिछला अभी उससे लिखना है। डन। यस सर, ये वाला हो गया।
ये वाला भी हो गया सर। नोट किया क्या? उसके बाद देखते हैं जरा नेक्स्ट। इसमें एक नोट डाल के लिखो, द रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हम लोग ने लास्ट रूल सीखा था, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and rule of octet are contradictory to each other, then मतलब आपके दोनों रूल लगाने से आपके आंसर क्या है, ऑपोजिट लगा है। मतलब रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग आंसर आ रहा हो और ऑक्टेट रूल से क्या आ रहा हो, अलग आ रहा हो, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे ज्यादा, ऑक्टेट रूल को। देन प्रायोरिटी is given to octet rule. The rule of electronegativity and rule of octet are contradicting to each other. Then priority is given to the octet rule. Suppose CS3 C देखना ध्यान से, CS3 प्लस C और NH2 ये है, और OH CH डबल बॉन्ड NH2। अब हमें क्या पता है, यदि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले रूल से करेंगे तो जितना कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। बट अब ऑक्टेट रूल से यदि चेक करो तो इसका ऑक्टेट क्या आएगा, इनकम्प्लीट। करेक्ट, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि ऐसा कुछ है, यदि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो वही मैं नोट बता रहा हूं, यदि आपके रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्टेट यदि कॉन्ट्राडिक्टिंग है एक दूसरे के, तो क्या करेंगे, हमेशा ऑक्टेट रूल को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। आगे समझ में? यस सर। ओके, नोट करो। जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, तुम लोग लास्ट क्लास में भाग लिए थे लास्ट में, यदि आज गायब हुआ सर कोई, मैं नहीं गया था। नहीं तुम नहीं, इनको पता है जो भागे थे, और यदि गायब हुए तो देखो दोबारा अटेंडेंस हो जाएगी आज। क्योंकि अटेंडेंस तो हो गई, अब तुम लोग निकल लोगे आराम से। क्यों लिखा था ये, अब देखो जरा फिफ्थ रूल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक बेटा हम लोग ने वो सारे रूल, अभी हमने जो पांचों रूल सीखे वो उनके लिए थे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे।
ठीक है, जो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, कंपाउंड सिमिलर थे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था, एक दूसरे में रेजोनेंस हो रहा था। बट अभी हम लोग जो नेक्स्ट रूल सीखने जा रहे हैं वो डिफरेंट कंपाउंड के लिए है। two different compounds in which one compound has more conjugation is more stability, more conjugation is more stability। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, कंपाउंड स्टेबल होगा। समझना ध्यान से। जैसे सपोज एक कंपाउंड ये है, ये फर्स्ट है आपका, और एक कंपाउंड है आपका ये। तो देखो जरा, इसमें रेजोनेंस क्या हो रहा है, इतने में हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरे में कॉन्जुगेशन है, यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस हो सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, इसमें। यदि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल। तो क्या बोलूंगा, फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या ज्यादा। एक बार में तो इतना ही होगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा CH2 इसको इतना में करेगा तो ये क्या बनाएगा, इधर पर डबल बॉन्ड, इधर पर प्लस, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, देन क्या करेगा ये इस पर करेगा, तो इधर पे पॉजिटिव, इधर पर डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर माइनस। तो इधर पर रेजोनेंस कितने में है, पूरे में है, और इधर कितने में, सिर्फ इतने में। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जिसमें ज्यादा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। आया क्या समझ में। ये इसका स्टेबिलिटी हो गया, नोट करो इसको। कुछ रिस्पांस दोगे, हाँ ना, यस सर। यस सर। एक बार वापस समझाओ। देखो नहीं जरा, सर। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा है। देखो, यदि यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, इतने में रेजोनेंस होगा, करेक्ट, कंपाउंड इतने ही। बट इसमें क्या हो रहा है, इतना तो इसके बराबर, इतने में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इतने में भी रेजोनेंस हो रहा है। तो कहीं पर भी बेटा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, ज्यादा हो। इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। यदि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इधर पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, देख सकते हो इतने पूरे एरिया में रेजोनेंस हो रहा है। यदि पूरे में रेजोनेंस हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। नोट करो। सर ये जो कंपाउंड चार्ज के साथ बनाया लास्ट में, वो हम्म। ज्यादा स्टेबल है ना, दोनों से जो पहले बना उन दोनों से ज्यादा स्टेबल है ना। अब मैं अभी इनमें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों में कंपेयर किया मैंने। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड। इनमें यदि आपको कंपेयर करना है तो भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर इन उसके लिए दोनों तो में ये फर्स्ट तो पॉइंट सबसे यूज ज्यादा करेंगे ना। स्टेबल होगा, इन दोनों में ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ। बट पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज जिसमें क्या होता है ज्यादा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसमें कम होता है,
वो ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं सेकंड ही ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। अभी एक रूल और बाकी है, उस रूल को मैं लिखाऊंगा अभी, ठीक है, परेशान ना हो। उस रूल से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। डैनी ये पांचों रूल समझ में आ गए सभी को? यस सर। अब देखो जरा 6, in two compounds, in two compounds, if one is aromatic, and another is non-aromatic, if one is aromatic and another is non-aromatic, and conjugation is equal in both the compound, the aromatic compound is more stable than ठीक है। जैसे सपोज ऐसा कुछ है, ये और ये, ठीक है, ये आपको सबको पता है कि एरोमेटिक होता है, बेंजीन है, करेक्ट। यही इकलौता कंपाउंड आप लोग जानते हो कि जो कि क्या है, एरोमेटिक है। अभी इसमें से यदि डबल सिंगल डबल है, ओके, आप देखोगे तो बेटा इधर भी क्या बोलोगे, इसने में रेजोनेंस, इन तीनों के बीच में रेजोनेंस, इन तीनों के बीच में, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस तो क्या है, सिमिलर है। The two compounds, one is aromatic, another is non-aromatic, ये aromatic होगा, ये non-aromatic है, ठीक है। बट इधर जो कॉन्जुगेशन है वो इक्वल है, इधर भी 3 बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है, इधर भी 3 बॉन्ड के रेजोनेंस है, तो हमेशा बेटा क्या करोगे, प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे, एरोमेटिक को। जो एरोमेटिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, नॉन एरोमेटिक से। क्लियर है ये बात? नोट कर यस सर। डन। 10 minutes. ओके, Done, sir. ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। स्ट्रक्चर विथ, ये रूल काफी यूजफुल रूल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है। स्ट्रक्चर विथ लीनियर कॉन्जुगेशन, is more stable than cross conjugation. The structure with linear conjugation is more stable than cross conjugation.
अब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? समझते हैं जरा। सपोज ऐसा कुछ है, CH2 डबल बॉन्ड, और एक कंपाउंड ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें देखो इधर क्या हुआ, मैंने बताया था कि जो रेजोनेंस होता है बेटा वो डायरेक्शन में होता है। इसके ये इधर से इधर हो जाएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या है, नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर पे रेजोनेंस कर लेगा और ये कुछ इस तरीके से। तो जब इस तरीके से जो रेजोनेंस हो रहा है लीनियर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर रेजोनेंस। क्या हो रहा है, लीनियर कॉन्जुगेशन। बट अब इस केस में आप देखोगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ भी कर सकता है और इस तरफ भी कर सकता है। इस तरीके के रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, इस तरीके की, जब ऐसा कोई ऑप्शन हो आपके पास जब दोनों तरफ रेजोनेंस पॉसिबल हो। तो इस तरफ जब इस तरीके से होगा, या तो बेटा एक बार में ये इधर करेगा या तो एक बार में इधर करेगा, और इसमें क्या होगा, पूरा होगा। तो पहले जैसे सीखा है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा तो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो क्रॉस है वो क्या होगा, या तो इधर या तो इधर। जब इस तरीके से कभी भी कॉन्जुगेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन हमेशा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, किससे, लीनियर कॉन्जुगेशन से। तो इधर मैं क्या बोल सकता हूं, इफ क्रॉस कॉन्जुगेशन को, इफ टू ग्रुप्स, if two groups are in conjugation, if two groups are in conjugation with a particular group but not conjugated with each other, then system is called cross conjugation। आया क्या समझ में? वो दो ग्रुप, ये दो ग्रुप जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से कॉन्जुगेशन में बट आपस में कॉन्जुगेशन में ना हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझने के लिए हमने क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप जो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन करे बट एक बार में एक तरफ कॉन्जुगेशन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्लियर है ये? माइक माइक ऑफ करो अंजलि।
डन। 1 minute, sir. तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, इससे। डन। Yes, sir. लास्ट रूल, if opposite charges if opposite charges if opposite charges are if opposite charges are closes as close to each other, then compound is more stable। ठीक है, सपोज ये ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसका मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, इनके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको यदि मेरे को कंपेयर करना है तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट क्या है, नॉन चार्ज, नॉन चार्ज वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज। करेक्ट। अब इन दोनों में कैसे डिसलेक्ट करोगे, सारे रूल लगा लो बेटा, कोई रूल नहीं से आंसर नहीं निकाल पाओगे, करो कोशिश। सेकंड रूल क्या था, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। थर्ड रूल क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या उल्टा है, बट दोनों में उल्टा है, फिर भी नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या, ऑक्टेट रूल, दोनों के ऑक्टेट रूल पूरे हैं। इसने क्या, तीन हाइड्रोजन तीन बॉन्ड बनाए और नेगेटिव, तो 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, इसके भी क्या है 8 है, इसके भी। करेक्ट, काउंट कर सकते हो 8 है। अब इस सब का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अगला रूल क्या बताया मैंने, अगला रूल क्या बताया था, तो ये तो वो सारे रूल थे जो आपको क्या करने थे, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए लगाए थे। अब ये जो नेक्स्ट रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, ये यदि आपका सब कुछ सेम है तब आप क्या देखो, चार्ज सेपरेशन देखो। यदि आपके ऑपोजिट चार्जेस क्या है, क्लोज टू ईच अदर है, ये क्या है, एक दूसरे के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू दिस, और नेगेटिव पॉजिटिव यदि पास पास है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे, थर्ड से। आगे समझ में, बोल सकते हैं लेस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस in then C in B। ठीक, आए समझ में, यदि लेस होगा
अपोजिट चार्जेस के बीच में यदि लेस डिस्टेंस है तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसको नोट करो। सर 1 मिनट सर। 1 मिनट। यस सर। यदि सपोज आपसे ये पूछा जाए, एक कंपाउंड ये है आपसे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों में बताओ बेटा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। सर ए सबसे ज्यादा स्टेबल। ये ऑर्डर बताओ, ऐसे मत बोलो। ए ग्रेटर ऑर्डर देन मैसेज बी करो, ग्रेटर। मैसेज करो, सबको करने दो। ऑर्डर मैसेज करो। करेक्ट। जितने लोगों ने भी आंसर भेजा सबका सही है। वेरी गुड, अभी तक सभी का सही है। 100% रिजल्ट। बाकी लोग भी भेजो। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी भेजो बाकी लोग भी। वेरी गुड, करेक्ट। और लोग भी भेजो। गुड गुड, चलिए बढ़िया। क्या ये इस ए बी सी में पता करना है, क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या करो, रूल बाय रूल लगाना है हमेशा, ठीक है। ये क्या नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा बी और सी से। अब बी सी में कैसे पता करेंगे, क्या सबके ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट जरूर चेक कर लिया करो, कभी आपसे धोखा करा लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, बट चार्ज सेपरेशन पास पास होगी और आप गलत कर लोगे।
ठीक है, तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। देन देखो चार्ज सेपरेशन क्या है, कम है तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। क्लियर है? यस सर। और पूछूं? हाँ सर। वैसे सारे तो मैंने पूछ ही लिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखो जरा, एक मैं बना देता हूँ। इसमें बताओ ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल है? ये A, ये B, ये C, ये D। इसमें बताओ बेटा कौन सा रेजोनेंस ऑर्डर, सभी को ऑर्डर बताना है। तो थर्ड वाले सेक्शन में सबसे नीचे क्या है? बेटा पॉजिटिव ही होगा और क्या होगा। करेक्ट, अभी तक जितने लोगों ने भेजा आंसर सही है। श्रुत बेटा तुम्हारा थोड़ा सा गलत है। ठीक है, करेक्ट। बाकी लोग भी करो आंसर जल्दी। आर्यन तुमने थोड़ा सा गलत कर लिया है। राहुल झा ठीक है। भाविका तुमने भी गलत किया थोड़ा। नहीं आंसर आर्यन नहीं, बेसिकली गलत है। थोड़ा सोचो, अभी सही कर सकते हो आप। ईशान ठीक है। निर्जला थोड़ा सा लास्ट में गलत किया है। जादेन ठीक है। और लोग आंसर करो। ये बी फेज वाले आंसर नहीं कर रहे हैं। मेरे को जरा पता करूं और क्लास में है या नहीं। हर्षिता यस सर। क्या है आंसर? आंसर क्यों नहीं आ रहा है?
सर ए ज्यादा स्टेबल होगा डी से और डी ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। तो फाइनली आंसर मेरे को समझ नहीं आया, आंसर बोलो। ए इज ग्रेटर देन फिर डी फिर बी। ओके ठीक है, बट गलत है ये, थोड़ा सोचो सही से। अथर्व, अथर्व देखो ये गायब है। देवांश, तुम्हारे आंसर नहीं आया आज एक भी? आकाश, यस सर। आंसर कहाँ है तुम्हारा? निधि, निधि, यस सर। कहाँ आंसर, आंसर कहाँ है तुम्हारे? भेज रही हूँ सर। भेज रही हूँ। देवांश कर रहा है, ठीक है। तो आंसर किसने दिया? अथर्व ने नहीं दिया ना जवाब, बाकी तो सब सुन रहे हैं। बेटा आस्था, समझ में आ रहा है? यस। ओके। देखो जरा इसमें ए बी सी और डी, ए तो सबसे ज्यादा होगा, ये सभी को समझ में आ गया। देन बी सी और डी में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों में बेटा क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, करेक्ट। तो ऑक्टेट वाला रूल से तो हमारा आंसर आएगा नहीं, ऑक्टेट तीनों में इनकम्प्लीट है, तीनों में क्या है, एक एक कार्बन है, तीनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ये उससे पहले एक रूल था कि यदि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर ही। और इसके ये वाला नेगेटिव किसके ऊपर, कार्बन, तो किसके ऊपर ज्यादा अच्छा है, ऑक्सीजन के ऊपर ही। तो बी और सी तो ज्यादा होंगे, डी से ये फिक्स हो गया। अब Yes. बी सी में कौन ज्यादा होगा, बी और सी में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज सेपरेशन देख लेंगे। ऑपोजिट चार्ज यदि ज्यादा पास पास है तो ज्यादा स्टेबल हो। तो आंसर क्या आएगा फिर से, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन। आ गया क्या समझ में सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड सबको पता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे हेडिंग डाल के इधर लिख सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है सर? रेजोनेंस हाइब्रिड अब देखो जरा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। सपोज ऐसा कुछ सिस्टम है, इसका ये रेजोनेंस करेगा तो कैसा दिखेगा, इधर पे पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, करेक्ट। ये इन दोनों में इतने में रेजोनेंस हो तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, करेक्ट। यदि इस तरफ हो गया, यदि इसका इस तरफ भी हो सकता था, तो इसमें कैसा दिखेगा इधर। तो आप देख पा रहे होगे बेटा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हर जगह है, करेक्ट। इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है,
तो इसका ये जो इन सब का एक क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर जो बनता है, जहां पर देख सकते हो सब जगह क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका जो क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ है, इधर और इधर। तो इस तरह हम इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्शियली नेगेटिव, और इस तरफ क्या बोल सकते हैं, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो फॉर्म है, इस तरीके से जो क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर जो आपने सेकंड रेजोनेंस बनाया, उसके हम्म। बाद जो आपने थर्ड वाला बनाया ना, वो मुझे नहीं समझा। सेकंड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि यहाँ से उस थर्ड वाले कार्बन ने चार्ज लिया, लेकिन इधर फिर मैंने फोर्थ थोड़ा वाले सा के पास। गलत बना दिया, ऐसे बनाना चाहिए था। अब ठीक है, अब ठीक है ना। ओके, हाँ सर एरो सही है। एरो थोड़े मेरे अलग हो गए थे। तो इस तरीके से एरो इधर आ गया, इधर इधर नेगेटिव बना। यदि ये इसका एरो इस तरफ होगा तो इधर बनेगा। तो बेसिकली इस कंपाउंड के इस फॉर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पर है। यदि डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पर है तो उसका एक क्यूमुलेटिव फॉर्म, जिसको ये जो फॉर्म है, इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के बीच में है, तो डबल बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। और किनारे वाले में क्या है, जनरली नेगेटिव, और इस तरफ वाले में पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है ये? नोट किया क्या सभी ने इसको? नो सर। ओके, नोट करो फास्ट। डन ये? यस सर। अब देखो जरा, मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड का। क्या हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड का डेफिनेशन? resonating structure resonating structure are only hypothetical but they are but they all contribute to a real structure which is called resonance hybrid. The resonance hybrid is more stable than any resonating structure.
any resonating structure, any resonating structure. अब नेक्स्ट ये आ गया समझ में सभी को रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बेटा वो यदि सारे जो देखो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है। अब हमने अभी देखा रेजोनेंस जो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं सबकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है। यदि सबकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है तो उनका एनर्जी भी डिफरेंट होगा। तो उन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ गया। अब हम एक टर्म होता है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो रेजोनेंस एनर्जी वो होता है बेटा दो सिस्टम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। किस किस का, रेजोनेंस हाइब्रिड और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन सब में जो मैक्सिमम जिसका क्या होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से जो सबसे ज्यादा क्या हो, जो यदि एक कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझना ध्यान से, ठीक है, तो उनमें से क्या होगा, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई एक ऐसा होगा जो मैक्सिमम स्टेबल होगा, जिस जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, potential energy difference between the most stable resonating form, the most stable resonating form या the most stable resonating structure and resonance hybrid is called resonance energy. रेजोनेंस एनर्जी सभी को समझ में आ गया। यदि सपोज यस सर। यदि सपोज ऐसा कुछ है, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सपोज एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं मैं, और ये आपके सपोज स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये सपोज लेवल जो है वो सपोज एक रेजोनेंस हाइब्रिड का है, रेजो हाइब्रिड, करेक्ट। और यदि इधर पे ये R1 R2 R3 R4, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी होगा इसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस एनर्जी। आगे समझ में, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस एनर्जी। नोट कर लो इसको। सर हाँ बोलो। सर एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्ट्रक्चर्स, हाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्ट्रक्चर्स है या फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्ट्रक्चर। हाँ डिफरेंस ही है यार बेसिकली। अब डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मतलब उस समय कुछ और कंक्लूड करने आया था कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ तो वही तो बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी जिसका कम है उसका ज्यादा है। ओके सर।
जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उसका वो कम स्टेबल होता है। डन। हो गया क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जीओसी में जो रेजोनेंस वाला सेक्शन है जीओसी की बुकलेट में, सभी लोग सुनो, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क, जो जीओसी वाला बुकलेट है उसमें जो रेजोनेंस वाला सेक्शन है वो सभी को सेक्शन कंप्लीट करना है। जिसके पास मेंस का बुकलेट है वो रेजोनेंस वाला सेक्शन कंप्लीट करेगा मेंस वाली बुकलेट से, और एडवांस वालों को पार्ट 1 एंड पार्ट एक्सरसाइज 1 का, मतलब इसका मेंस का एक्सरसाइज 1 का जो भी दे रखा है वो करो, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो रेजोनेंस वाला सेक्शन है, और एडवांस वाले एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन पहले पार्ट 2 लगाओ फिर पार्ट 1 लगाओ। पार्ट 2 पार्ट 1 का क्या करना है, रेजोनेंस वाला सेक्शन सभी का कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मेरे को होमवर्क चाहिए, और नेक्स्ट क्लास हो सर सकता है किसका? रेजोनेंस जीओसी फर्स्ट रेजोनेंस बुकलेट से, रेजोनेंस वाला सेक्शन का जीओसी की बुकलेट से आपको क्या करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसके पास एडवांस है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के रेजोनेंस वाले सेक्शन का करना है, और जिसका मेंस है वो अपना एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 में दे रखा है या पार्ट 1 में मेरे को नहीं पता, तो उसमें रेजोनेंस वाले सेक्शन को एक्सरसाइज 1 का करना है। क्लियर है? बेसिकली एक्सरसाइज 1 का रेजोनेंस वाला जो सेक्शन है, सेक्शन बी होगा या सी होगा, वो आप सभी लोगों को क्या करना है, मेंस और एडवांस जो भी है वो आपको कंप्लीट करना है। समझ गए सभी लोग होमवर्क? आज अभी बहुत कम लोगों ने होमवर्क भेजा है, जो भी नहीं करा है वो भेज देना आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। चलो देखते हैं जरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? जैसे रेजोनेंस था तो रेजोनेंस की कुछ कंडीशन थी, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो इसके नेम से समझ में आएगा। अरे बाबा भाई, जिसके पास बुकलेट नहीं है वो क्या करेगा, सेंटर जाओ बुकलेट लेके आओ। अच्छा, देखो आज तुम लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। यदि मैं अभी 2-3 घंटे तक ना भेजूं तो मेरे को याद दिलाना, ठीक है? फिर से कोई मैसेज कर देना मेरे को, मैं पीडीएफ ही देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि ऐसा कुछ है, ठीक है? तो यदि ऐसे कुछ है, इधर CH2 इधर क्या है H, हाँ देवांश मेरे को भेज देना, यदि जिस किसी के पास पीडीएफ हो तो वो मेरे को भेज देना।
मैं इन लोग को भेज दूंगा। तो ये यदि ऐसा कुछ है, ठीक है। अब समझना जरा, देखो नेम से समझ में, कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस से भी थोड़ा ऊपर, मतलब जहां पर भी बेटा रेजोनेंस की कंडीशन ना हो। क्या इधर पर रेजोनेंस की कंडीशन है क्या? नहीं है ना? बोलो जरा, क्या इधर पर रेजोनेंस की कंडीशन है? हाँ सर। यदि इधर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, उसके बाद भी यदि आपको क्या करना हो, रेजोनेंस कराना हो, उसको आप क्या बोलोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर क्या है, अभी तक जो डिलोकलाइजेशन होता था वो क्या हो रहा था रेजोनेंस में? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। बट इधर पे जो डिलोकलाइजेशन होगा वो क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। अब देखते हैं जरा कैसे होगा। ये जो H है ये बड़ा दानी आदमी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं H का काम। H क्या करता है? H ने अभी इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये H बोलेगा इसको तुम ऐसा करो, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं H प्लस के फॉर्म में ज्यादा खुश हूं, ठीक है। अब यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब क्या ये नेगेटिव आने के बाद इधर क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ, तो ये इस फॉर्म में जाएगा। रेजोनेंस होगा तो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ओके। अभी यदि इस तरीके से इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके इधर गया, इधर क्या हुआ? इधर पे इधर 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 रेजोनेंस होगा तो इधर क्या होगा? इससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। और ये जो सामने H प्लस है, अब इसको दया आएगी और ये क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वापस क्या हो जाएगा? ये इसके पास आ जाएगा, या बेसिकली ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर क्या हुआ? रेजोनेंस तो हुआ, बट क्या रेजोनेंस की कंडीशन थी? नहीं। तो पहले हमने क्या बनाया? रेजोनेंस की कंडीशन बनाई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले रेजोनेंस की कंडीशन बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड ने क्या किया? ब्रेक हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अब रेजोनेंस की कंडीशन बनी, उसके बाद क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। जब इस तरीके से क्या हो, रेजोनेंस हो, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन की हेल्प से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। आया क्या समझ में सभी को? सर प्लीज रिपीट। देखो तो सुनो, अभी जो पहले अपने पास जो स्टार्टिंग में कंपाउंड था, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा था? नहीं हो रहा था। बट यदि बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या देखता है कि यदि मैं निकल जाऊं तो इधर रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी और रेजोनेंस हो जाएगा। और यदि इतना हाइड्रोजन को समझ में आ गया तो ये क्या करेगा? निकल जाता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ओके। अब ये नेगेटिव यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, समझे? यदि इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड C। और इस तरीके से यदि रेजोनेंस हुआ और ये H प्लस तो यहीं घूम रहा है, ये H प्लस वापस आ जाएगा इसके पास। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन ना हो फिर भी रेजोनेंस हो, उसको आप क्या बोलोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये कब कब होगा? ये तभी होगा बेटा जब डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है, या कोई कार्ब कैटायन या कार्ब रेडिकल हो, तब तो ये H प्लस निकल के रेजोनेंस हो। तो ये रेजोनेंस, ये हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब वहां पर कुछ रेजोनेंस की कंडीशन निकलने के बाद बन जाए, बट पहले ना हो। क्लियर है? Yes, अभी sir. आया क्या समझ में? Yes, अभी sir. अभी और समझ में आएगा जब हम लोग सारे कंडीशन के लिए कराएंगे, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सर हाँ बोलो। सर जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें दोनों साइड CH3 कैसे आया? बेटा जो H निकला था, जो निकला था,
अरे यार हाँ अपनी- सर। ये भी मेरे से पूछोगे, वो हाँ, दो नहीं तीन सर। गलती से लिख गया था, ठीक है। हाँ सर। देखो जरा मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या, कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन, तो ये भी क्या डीलोकलाइजेशन, तो इट इज डीलोकलाइजेशन, it is delocalization of sigma इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन थे ये, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इधर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और या लिख सकते हैं इसमें also known as सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड का भी तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों, क्योंकि बेटा बॉन्ड ही नहीं था पहले, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, बट ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये इन तीनों नाम से हम लोगों को क्या पहचानना होता है। अब इट में टेक्स प्लेस इन एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकैटाइन, कॉमा फ्री रेडिकल, कॉमा बेंजीन, इधर लिखो एंड बेंजीन। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये एग्जांपल लिखो। अभी मैं और जगह करा, सब जगह जितने भी मैंने ये कंडीशन लिखी कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, वहां सब जगह मैं करा के दिखाऊंगा एक एक बार। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखना है। इसको दोबारा समझाया तो इसको दोबारा मत लिखना। बेटा कार्ब कैटाइन मतलब होता है यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्ब कैटाइन, नेगेटिव चार्ज हो तो कार्ब एनाइन, रेडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कार्ब रेडिकल या रेडिकल। ओके, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और रेडिकल में फर्क क्या हुआ, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और फिर रेडिकल में फर्क क्या हुआ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहाँ पर आ गए तुम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, और रेडिकल है कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप रेडिकल बोलते हैं। ओके सर। बहुत ज्यादा ओके अंतर है। सर। डन ये, अब यदि दूसरा देखा जाए, ये तो हो गया एल्कीन में कैसे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये समझ में आ गया। यदि सपोज कार्ब कैटाइन है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। अब जरा देखो,
यदि कार्ब कैटाइन, इसका मतलब क्या है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये यदि ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्ब कैटाइन के बाजू वाला, यदि हाइड्रोजन है, यदि ये निकल जाए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो इधर क्या बनेगा, CH माइनस CH2 पॉजिटिव। अब क्या ये रेजोनेंस से इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये कैसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके सामने जो H प्लस निकला था वो ऐसे। तो ये इसका इसमें कन्वर्ट होना क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। आया क्या समझ में? ये नोट कर लो। ये वाला एग्जांपल वापस बताएंगे। तो ये H प्लस निकला, ये H प्लस निकला, इसके ऊपर क्या था, यस सर। ये नेगेटिव क्या करेगा अपने आगे, इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, इधर डिफिशियंसी है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो क्या इधर पे रेजोनेंस हुआ, हाइड्रोजन के निकलने के बाद इधर पे रेजोनेंस हुआ, क्या ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके सर। डन ये दोनों। सच डन। नेक्स्ट देखते हैं जरा। सर H प्लस का क्या हुआ उसमें? बेटा H प्लस उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, ठीक है। सर हाँ सर उस H प्लस का क्या हुआ? बेटा H प्लस उसके आसपास ही रहेगा, उसी फॉर्म में, ब्रेक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये बेटा ये उस फॉर्म में रहेगा, फिर ओके वापस से उसी सर। फॉर्म में चला जाएगा जैसा वो था, करेक्ट। तो सिंपल समझना अपने को ये है कि ये इसके इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जैसे रेजोनेंस था वैसे ही क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अभी ये बना, फिर वापस हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर वापस हाइड्रोजन निकलेगा, फिर वापस, तो ये एक दूसरे के फॉर्म में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आगे समझ में? यस सर। देखते जरा, यदि ऐसा कुछ है रेडिकल में क्या करेंगे, सपोज ऐसे CH3 CH2 रेडिकल है, तो इधर भी क्या CH2, इधर एक H है, ये H निकलेगा, ठीक है, ये H निकलेगा तो क्या करेगा, H प्लस बनाएगा, करेक्ट। और ये इसके ये क्या, यदि सपोज ये इस फॉर्म में निकला, ठीक है, या तो H प्लस ने ये, अब देखो ये सामने रेडिकल है, मतलब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक तो इसके पास है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर लेंगे, रेडिकल फॉर्म में ब्रेक होंगे, तो इधर क्या होगा, H रेडिकल, और ये रेडिकल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर सामने क्या होगा, H रेडिकल, ये वापस फिर से H रेडिकल आएगा, फिर से वापस ये चला जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से क्या होंगे, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, और ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जब कभी इस तरीके से हाइड्रोजन क्या हो, हेल्प करे कॉन्जुगेशन में, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे समझ में ये रेजोनेंस, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल वाला। बेटा इसमें वापस के लिए कुछ है नहीं, देखो ये डबल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आपस में ब्रेक होंगे, क्योंकि सामने क्या रेडिकल, इसको एक ही चाहिए था।
अभी तक जो कंडीशन थी, जब पॉजिटिव चार्ज थे, इधर क्या था, पूरा डिफिशियंसी थे, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये वाला बॉन्ड कैसा ब्रेक हुआ था, H+ और इधर माइनस दिया, और इस माइनस ने क्या करा था, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और इससे जो बना उधर हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इधर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब इधर रेडिकल, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन बोलेगा कि तुम अपना ले लो, मैं अपना ले लेता हूँ, तो इसने इसका रेडिकल बनाया, और रेडिकल रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। यदि सपोज जो मैंने लिखा है, यही लिखा है ना, एल्कीन हो या एल्काइन हो या कार्बकैटाइन के बाजू कार्बकैटाइन हो, रेडिकल हो या बेंजीन हो। चलो लास्ट बेंजीन देख लेते हैं। सपोज बेंजीन है, तो यदि भी बेंजीन के बाजू वाला हाइड्रोजन ये निकल जाए, तो इधर क्या बनेगा, माइनस, इधर क्या बनेगा, ये निकलेगा तो माइनस। अब ये क्या रेजोनेंस की कंडीशन बनी, तो वो सारे हाइड्रोजन बेटा निकलेंगे जो कि निकलने के बाद कुछ रेजोनेंस करा सकें, कुछ इस तरीके का क्या करा सकते ये, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो क्या निकलने के बाद रेजोनेंस हो रहा है, निकलने के बाद रेजोनेंस हो रहा है, क्या पहले निकलता नहीं तो क्या रेजोनेंस होता, नहीं होता, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये क्या चलता रहेगा, ये पूरा चलता रहेगा जैसे रेजोनेंस होता था नॉर्मली। नेक्स्ट क्या मिलेगा, जहां पर नहीं हो रहा वहां पर टच हम लोग नहीं करेंगे। वापस वही आ गया जहां छोड़े थे, आगे समझ, और इसके ऊपर ऐसे H+ दिखा देना, ये इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो मतलब यदि इधर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं थी, फिर भी इसकी इतने डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि रेजोनेंस तो इधर हो ही नहीं रहा था। नोट करो इतना। अब देखो जरा, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं इधर, डन। ये यदि इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। हाइपर कॉन्जुगेशन ये समझा करो कि बड़ा भाई है किसका, रेजोनेंस का। जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, बट हाइड्रोजन के निकलने के बाद यदि उधर रेजोनेंस होने लगे, उसको आप क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने पहले बताया रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस मतलब जहां पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस का थोड़ा बड़ा भाई, बट इसका इफेक्ट थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, तो छोटा भाई बोलो तो ज्यादा सेंस में आओगे। डन। ये अब जरा नोट डाल के लिखो। हाइपर कंजुगेशन के लिए या तो कंडीशन डाल के लिखो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर मस्ट बी at least
one hydrogen at sp3 hybridized hybridized sp3 hybridized alpha carbon and the hydrogen for hyperconjugation are called hyperconjugation hydrogen atom अब सपोज ध्यान से समझना क्या लिखा है इसका मतलब। यदि सपोज बेटा बताना जरा, क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? अब ये जो है, इसके बाजू वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए था? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, तभी ये निकलेगा, माइनस बनेगा, तभी रेजोनेंस होगा। तो ओवरऑल तभी क्या हो पाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा जब बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। मैंने बोला था किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ओके, तो यदि इसके बाजू वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम फॉर रेजोनेंस, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तभी बेटा हाइड्रोजन निकलेगा। कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। जैसे मैं बताया कि हाइड्रोजन बहुत दानी आदमी है, बट कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। देख रहे होगे बेंजीन से अटैच्ड कार्बन हाई क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन था? तभी रेजोनेंस हुआ। कार्ब कैटाइन से अटैच्ड कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था, तभी। रेडिकल से अटैच्ड कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन। इस पर अटैच्ड हाइड्रोजन था, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारी कंडीशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या होना चाहिए अपने पास? कार्बन से जो भी आपके रेजोनेंस वाले, जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम है, बेंजीन हो, कार्ब कैटाइन हो, रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उन सबसे अटैच्ड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि उनका हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उधर पर अल्फा हाइड्रोजन है। आ गया समझ? नोट कर लो इसको। देखो जरा फिर से सुनो एक बार।
जो भी आपके सिस्टम है, डबल बॉन्ड हो, कार्ब कैटाइन, कार्ब रेडिकल, कार्ब कैटाइन या बेंजीन से अटैच्ड कार्बन, उसके बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, और उस कार्बन पर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो मैंने बताया कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, रेजोनेंस नहीं होगा। तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम इन सबके बाजू वाले कार्बन पर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन एटम, और उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अल्फा एच। क्या बोलते हैं, अल्फा एच। तो कहीं पर भी यदि अल्फा एच प्रेजेंट है तो उधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अल्फा एच को क्या बोलोगे, जो भी सिस्टम है उससे डबल बॉन्ड बेंजीन, कार्ब कैटाइन, कार्ब रेडिकल, इन इनके बाजू वाले कार्बन में, मतलब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन यदि एटलीस्ट वन भी प्रेजेंट है, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी आ गया क्या समझ, उत्कर्ष? Yes, sir. डन ये? डन। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कितने अल्फा एच है, तो क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच बता सकते हो? बताओ जरा, अल्फा एच कितने हैं इसमें? इसमें अल्फा एच कितने हैं? ओमकार सही है, उत्कर्ष गलत है, बाकी लोग? श्रुत गलत है, भाव्य सही है, युग गलत है, ईशान सही है, हरना गलत है। बाकी लोग क्या मेरे साथ हैं, जो सर बोलेंगे आंसर नहीं करोगे? निर्जला ठीक है। देखो जरा, अरे यार इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बेंजीन से अटैच्ड कार्बन, बेंजीन से अटैच्ड कार्बन क्या, ये इसके बाजू वाला कार्बन ये है, इसका बाजू वाला कार्बन क्या है, ये। तो इन दोनों कार्बन पर, इन दोनों कार्बन को क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। समझे, इनको नहीं काउंट करना है, ध्यान से सुनो। बेन या तो बेंजीन, कार्ब कैटाइन, एल्कीन, कार्ब रेडिकल, कहीं से भी अटैच्ड कार्बन जो बाजू वाला कार्बन है, यार ये निकलेगा तभी तो रेजोनेंस करेगा। ये निकलेगा तो क्या कोई रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी? समझे, तो ये निकला, माइनस बना, रेजोनेंस की कंडीशन बनी तो रेजोनेंस होगा। तो इसलिए ये जो अटैच्ड है उनके बाजू वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3। इधर कितने, 3। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6। इसमें बताओ कितने होंगे? Sir, can you explain again? अब इसमें भी क्या नहीं समझ में आया तुमको, पूछो। सर, आपने बाजू वाले एच क्यों कंसिडर किए? बाजू वाले एच को क्यों कंसीडर करें, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन हम लोग इसको बोलेंगे जो आपका सिस्टम से या तो एल्कीन हो या कार्ब कैटाइन हो, कार्ब रेडिकल हो, बेंजीन हो, उससे अटैच्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन मैंने पूछे हैं।
ठीक है, अब निकाल लोगे अल्फा हाइड्रोजन जो अटैच जो भी बेंजीन है, कार्बोकेटाइन, कार्बोरेडिकल जो भी है, उससे अटैच्ड कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करने हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है, इसको आप अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछो। ये बोलो सर कि इसका कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बाजू वाला कार्बन ही हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मैं बता सकता हूँ। इधर क्या ये हाइड्रोजन है, ये निकला तभी तो बेटा रेजोनेंस करेगा, अदरवाइज क्या सर ये H निकल के ये रेजोनेंस कर पाएगा? और या इसके बाजू वाला ये वाला हाइड्रोजन निकल के क्या रेजोनेंस कर पाएगा? क्या रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी? इधर चार्ज सिंगल डबल बन जाता है, रेजोनेंस की कंडीशन है, कल याद करे होगे तो। यहाँ पर क्या रेजोनेंस की कंडीशन है? तो इसलिए बाजू वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। सर हाँ सर मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं ना? हाँ, तो सर उसमें दो साइड वाले कार्बन या दो बीच के कार्बन, कौन से इसमें से अल्फा कार्बन है? मतलब सारे सारे जितने भी कार्बन कनेक्टेड हैं उससे, वो सारे कार्बन आपके अल्फा कार्बन होते हैं। यदि तो कुछ मतलब ऐसे टू थ्री पोजीशन वाले या 1 4 पोजीशन वाले? अब इसमें पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो मेरे को हाँ आप? सर उसमें ही। इसमें उसमें भाई तो हाँ, इससे क्या कनेक्टेड है, इससे कौन से कार्बन कनेक्टेड है? 2 3 वाले। 2 3 वाले कहाँ से कनेक्टेड है? 1 4 वाले होंगे ना। ओके सर। इससे क्या कनेक्टेड है भाई? इस कार्बन, ये तो इसी के कार्बन हो गए ना। इससे क्या हाँ कनेक्टेड है? इससे तो ये दोनों कनेक्टेड कार्बन है ना। इसके यस बाजू सर। वाला कार्बन, इसके बाजू वाला कार्बन, तो इससे कनेक्टेड कार्बन क्या होंगे? अल्फा कार्बन होंगे। ओके सर। समझे? हाँ सर। सर आपने क्या क्या कंडीशंस बताई थी कि अल्फा कार्बन डिटरमाइन करने के लिए? तुमने अभी क्लास नहीं अटेंड करी? जी ना सर। तो फिर ये क्या लिखे मैंने? ये जी 4 कंडीशन क्या बताई है? यही 4 कंडीशन होना चाहिए। इट में टेक प्लेस इन एल्कीन, एल्काइन, हाँ सर। कार्बन, फ्री रेडिकल, बेंजीन। समझ गए? हाँ सर। डन? क्लियर है? हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया? इसमें बताओ जरा अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इसमें बताओ टोटल अल्फा एच, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। इसमें बताओ, इसमें बताओ। इन सब में आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच, पहले क्वेश्चन करो फिर आंसर भेजना। इन सबको कंप्लीट करो पहले। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है।
हो गए सारे? इतना टाइम कैसे लग रहा है? 1 मिनट लगना चाहिए। ओके, चलो जरा देखो, इसमें क्या है? ये एल्कीन है, इसके बाजू वाला कार्बन ये है, इसके बाजू वाला कार्बन ये है, इस एल्कीन का बाजू वाला कार्बन ये है। तो इस इन तीनों कार्बन पर जो जितने हाइड्रोजन है वो सारे क्या है? अल्फा कार्बन है, और हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 और 2 8। तो इसका कितना आंसर आएगा? 8। सेकंड देखो, इसके बाजू वाला कार्बन क्या है? ये, इसके ये 2 हाइड्रोजन, इसके ये 2 हाइड्रोजन। तो इसका कितना हो जाएगा? अल्फा H 4। ओके, इसका क्या? इधर इसके बाजू में क्या है? ये, इसका क्या आ जाएगा? 1। तो 1 अल्फा H। इसका क्या हो जाएगा? इसके बाजू में क्या है? इधर 3 अल्फा H, इधर 3 अल्फा H। ये क्या हो गए? 6 अल्फा H। इसके बाजू में क्या है? ये इसके पास 2, इसके पास 2, और इसके पास 3। तो कितने हो गए टोटल? 3 3 2 5 2 7 7 अल्फा H। आ गया क्या समझ में? कैसे कैसे पता करेंगे? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसके आगे इस अल्फा H का एप्लीकेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि समझ में आ गया, नोट कर लिया तो लीव कर सकते हो। आपने सेकंड वाला कैसे किया? सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला कार्ब कैटाइन है। कार्ब कैटाइन के बाजू वाले कार्बन पे क्या है? ये है और ये है। तो हाँ इस सर। पे कितने कार्ब हाइड्रोजन है? 2। इस पे कितने हैं? 2 2 2 4। समझ गए? हमें बाजू वाले कार्बन पे देखना है। इसके बाजू में ये भी आता है, इसके बाजू में ये भी आता है। ओके सर। ओके, और किसी कोई डाउट? चलिए बाय, थैंक यू। बाय थैंक यू सर। सर। थर्ड वाला रेडिकल से हुआ। हाँ, ये फ्री रेडिकल है ना थर्ड वाला। फ्री रेडिकल के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। ओके देवांश? सर हाँ बोलो। अच्छा, मतलब कार्ब कैटायन के टाइम पे सिर्फ बाजू के 2 जगह पे देखना है ऐसा? तुम रटते क्यों हो? रटना नहीं, पूछ रहा था। हाँ तो इसमें 2, इसके इसके बाजू में 2 ही कार्बन होंगे ना। यदि इसके बाजू में एक और कार्बन होता तो फिर इधर भी देखना पड़ता। समझे? हाँ सर। बाजू मतलब समझते हो? एक छोड़कर हाँ समझा। उस पर जितने भी कार्बन है उन सब पर हाइड्रोजन क्या करोगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ ओके गए? सर। हाँ सर। ओके चलो बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय बाय।